नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। यूपीएससी में हरियाणा का कमाल। जी हां, प्रदेश की बेटियों ने यूपीएससी में भी दिखा दिया कि छोरियां छोरों से कम नहीं है। एक तरफ जहां पंचकुला की अक्षिता ने ऑल इंडिया लेवल में 69वीं रैंक हासिल की है, तो वहीं सौम्या ने भी महज 22 साल की उम्र में ही यूपीएससी की परीक्षा को पास किया है। रिपोर्ट देखिए पहले। यूपीएससी में हरियाणा का कमाल। बेटियों ने मारी बाजी, बेटियों की मेहनत लाई रंग। अक्षिता ने हासिल की 69वीं रैंक, कीर्ति तोमर को मिली 89वीं रैंक। प्रदेश की बेटियां देश दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर रही है। खेलों और दूसरे क्षेत्रों के बाद अब प्रदेश की बेटियों ने सिविल परीक्षाओं में भी प्रदेश का डंका बजाया है। पंचकुला के रहने वाली डॉक्टर अक्षिता गुप्ता ने यूपीएससी में टॉप 100 में अपनी जगह बनाते हुए 69वीं रैंक हासिल की है, जिसके चलते सेक्टर 12 स्थित अक्षिता के स्कूल में उनका भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर अक्षिता गुप्ता चंडीगढ़ के सेक्टर 32 की निवासी हैं, जिनके 69वें रैंक हासिल करने पर परिवार और दोस्तों में खुशी की लहर है। दरअसल डॉक्टर अक्षिता गुप्ता के पिता पवन गुप्ता पंजाब के सेक्टर 12 स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अक्षिता गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 के दौरान उनको अपनी यूपीएससी की तैयारी करने में समस्याएं तो आई, लेकिन परिवार की मदद से उन्होंने आज यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि यूपीएससी क्लियर करते हुए ऑल इंडिया में 69वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और वह धीरे धीरे समय निकालते हुए तैयारी करती रही। मैंने थोड़ी तैयारी जल्दी शुरू कर दी थी, 3rd ईयर से शुरू कर दी थी, तो धीरे धीरे टाइम निकालना शुरू किया। 3rd ईयर में थोड़ा थोड़ा सिलेबस करना शुरू किया, फिर बाद में इंटर्नशिप में अच्छे से तैयारी की, नोट्स बनाए, रिवीजन की। मोस्टली खुद से ही किए हैं, थोड़ी सी कोचिंग की हेल्प थी और थोड़े से मेरे पेरेंट्स वगैरह ने हेल्प की थोड़ा सा प्लानिंग में, बाकी खुद से ही सेल्फ स्टडी। कोविड ने थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दी थी क्योंकि इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं थे, सब कुछ ऑनलाइन था, सब कुछ घर बैठ के करना था। लेकिन अब धीरे धीरे मोटिवेशन बनानी शुरू की कि करना तो है ही है, तो धीरे धीरे नोट्स बनाने शुरू किए, थोड़ा ऑनलाइन हेल्प लेनी शुरू की, माहौल बनाना शुरू किया पढ़ाई का, तो धीरे धीरे होने शुरू किया। अक्षिता ने दूसरे बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि मोबाइल से जितना दूरी हो सके उतनी दूरी रखनी चाहिए। मोबाइल का दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है, जरूरत के हिसाब से ही मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वहीं अक्षिता के परिवार वाले भी बेटी का यूपीएससी में नंबर आने से काफी खुश हैं। सर यही कहना चाहूंगी कि सभी अपनी बेटियों को बेटों से बढ़कर ही पढ़ाएं, आगे रखें, प्यार करें। बेटियों को बेटियां ना समझे, वो पूरे देश का पूरे पूरा सम्मान देती हैं, नाम रोशन करती हैं, जैसे मेरी बेटी ने किया। और भगवान सबको ऐसी बेटी दे। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऐसी बेटी की मां हूं। तो वहीं सोनीपत की ओमेक्स सिटी में रहने वाली निधि ने भी यूपीएससी क्लियर करते हुए 286वां रैंक हासिल किया है। निधि बताती है कि पहले भी 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी है, ये तीसरा अटेम्प्ट था और तीसरे अटेम्प्ट में आखिरकार उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर ही लिया। निधि ने बताया कि पढ़ाई के लिए 8 से 12 घंटे तक पढ़ाई जरूरी है। लास्ट टाइम जब रह गया था जो उसमें कमी रही थी मेरे ऑप्शनल में, तो इस बार थोड़ा सा डर भी था कि कैसे क्या होगा और नर्वसनेस तो डेफिनेटली बहुत थी। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई, तो हम सभी लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। तो सबकी धड़कनें ऐसी थी कि क्या होगा इस बार। तो ये तो था ही, और उसके साथ साथ एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था क्योंकि इस बार जैसे ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था जो लास्ट टाइम मेरा ठीक नहीं हुआ था, वो इस बार ठीक रहा था। तो इस तरीके से मेरा सर रिजल्ट का घंटों का सर ये है सर, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आप स्टडी कर सकती हैं, लेकिन एक सही टाइम टेबल के साथ और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ कि आप अपना दिन का एक टाइम टेबल और रूटीन बना लीजिए कि आपको आज कौन से टॉपिक्स फिनिश करने हैं और उसके हिसाब से ही आप मॉक पेपर्स और टेस्ट सीरीज लगाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करें। बहादुरगढ़ की बेटी शैली राठी ने भी यूपीएससी में 308 रैंक सफलता हासिल की है। शैली बताती है कि उन्हें लगातार
4 बार असफलता हाथ लगी, लेकिन 5वीं बार में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और शैली शुरू से ही पढ़ाई में कुशल रही है। वे 10वीं में जिला टॉपर और बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। शैली बताती है कि उनके प्रयासों का सफल काफी लंबा रहा, लेकिन उन्हें इस बात से खुशी है कि आखिरकार उन्हें सफलता मिली। शैली ने सफलता के लिए अपने परिवार को श्रेय दिया है। मेरा यूपीएससी का जो सफर था वो शुरू हुआ था 2015 में। ऑलमोस्ट 6-7 साल हो चुके हैं। मेरा ये 5वां प्रयास था। पहले 4 अटेम्प्ट में मैं पहली स्टेज प्री ही नहीं क्लियर कर पाई थी। मैं 5वें अटेम्प्ट में मेरा प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू हुआ और अभी मेरी रैंक 308 आई है। तो सफ़र काफ़ी लंबा रहा, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन है इस चीज़ की कि फाइनली हो गया। रैंक जो आई है मैं खुश हूँ सर उससे। और अभी मेरा एक और अटेम्प्ट बचा है, तो मैं वो भी अटेम्प्ट दूंगी अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वहीं बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में रहने वाली सौम्या ने भी यूपीएससी की परीक्षा में 492वां रैंक हासिल किया है। सौम्या ने महज 22 साल की उम्र में ही यूपीएससी की परीक्षा को पास किया है। सौम्या के घर पर लोगों के बधाई देने का तांता लगा हुआ है, जिसमें राजनीतिक नेता भी सौम्या को बधाई देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। सौम्या ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उन्होंने कहा कि उनके प्रेरणा स्रोत उनके परिवार के लोग हैं। आईएएस का सपना मेरा बचपन का सपना था, लेकिन जब मैंने कॉलेज में फाइनल ईयर किया तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो 2019 में मैंने तैयारी शुरू करी और डेली के टारगेट्स बनाए और अपना प्लान फॉलो किया और टेस्ट किए, रेगुलर प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर 2020 का अटेम्प्ट दिया और फाइनली भगवान जी के ग्रेस से और सबके सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जो नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब देखिए हरियाणा प्रदेश बेटी के मामले में पीछे था और हरियाणा प्रदेश दोनों रैंकों में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ दोनों रैंक में आज हरियाणा आगे। रादौर की शिव कॉलोनी में रहने वाली श्वेता कंबोज ने भी यूपीएससी में 544 रैंक हासिल कर यूपीएससी की परीक्षा को हासिल किया। श्वेता मूल रूप से करनाल के बटहेड़ा गांव की रहने वाली है। श्वेता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शुभ चिंतकों को दिया। उन्होंने बताया कि परिवार के आशीर्वाद और मेहनत से ही वो यूपीएससी को क्लियर कर पाई हैं। इस सर्विस का श्रेय मैं अपने पूरी फैमिली, सभी फ्रेंड्स और वेल विशर्स को देना चाहूंगी कि उनके आशीर्वाद और मेरी मेहनत के बलबूते पर ही जो मुझे ये सफलता मिली है वो मैं अचीव कर पाई हूँ। अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से है, पहले तो हमें अपने दिमाग से निकाल देना है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड कुछ हद तक मैटर करता है, परंतु यदि आपने ठान ली है कोई भी अपना लक्ष्य पाने की, चाहे वो यूपीएससी में हो, एसएससी, एचएसएससी या खेल के क्षेत्र में हो, तो आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। हमने देखा है खेल में भी लोगों ने कैसे अचीवमेंट्स की हैं, पढ़ाई में भी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अपना टैलेंट पहचानें, फिर अपना पूरी दृढ़ निश्चय से उसमें मेहनत करें, अपनी फैमिली का साथ मांगे, अपने फ्रेंड्स, अपने वेल विशर्स और पूरे निष्ठा से मेहनत करें और देर सबेर जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। तो वहीं पलवल जिले में 3 उम्मीदवारों ने यूपीएससी में अपना परचम लहराकर जिले के साथ प्रदेश का नाम रोशन किया। इन तीनों छात्रों में पलवल के होडल की कीर्ति तोमर ने 89वीं रैंक हासिल की। तीनों उम्मीदवारों की सफलता के बाद परिवार में खुशी की लहर है। उसकी 89वीं रैंक आई है और बहुत ज्यादा खुशी है परिवार वालों को, पड़ोसियों को, परिवार वालों को। प्रदेश की बेटियों ने बता दिया कि प्रदेश की छोरियां भी छोरों से कम नहीं हैं। यूपीएससी पास करने वाली बेटियों ने बताया कि अपने लक्ष्य को साध कर रखा जाए तो एक दिन उसे भेद भी दिया जाता है। एक बार में ना सही, लेकिन एक बार सफलता जरूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यूपीएससी में हरियाणा का कमाल देखने को मिला और इसके साथ साथ ये बात भी एक बार फिर से सिद्ध हो गई, जिस तरह से यूपीएससी में छोरियों का प्रदर्शन रहा। ये बात कही जा सकती है कि छोरियां किसी से कम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से मेहनत, लगन और जुनून अगर एक साथ मिलते हैं तो परिणाम कुछ इस तरह का ही होता है। आपको बता दें, हमारे साथ
इस बेहद खास मसले पर खुद बातचीत के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ शैली राठी जुड़ गई है, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और इसके साथ साथ राहुल देव बुरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। शैली राठी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत बधाई देते हैं देश की तरफ से, और इसके साथ साथ राहुल आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, देश को आप पर गर्व है। शैली राठी जी, आप पर भी देश को गर्व है। शैली राठी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपके इस मुश्किलों भरे सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितना ये सफर आपके लिए मुश्किल रहा था। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं। जी सर, मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था जी। पहले 4 अटेम्प्ट में तो मैं पहली ही स्टेज जो प्री होता है वो क्लियर नहीं कर पाई थी जी। अभी 6 अटेम्प्ट में सर फाइनली मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो सफर काफी लंबा रहा, कठिनाइयां भी काफी थी, बट सर एट द एंड ऑफ द डे आज सक्सेस मिली है, तो सर वो सब सही था जो हुआ। तो सर मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। जी राहुल, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक एक करके हम संवाद करेंगे, आपके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे, ताकि दूसरे सभी छात्रों को जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भी एक ना एक दिन यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण जरूर करेंगे, तो अनुभव बेहद जानना जरूरी है। तो राहुल, आपका अनुभव कैसा रहा? ये सफर आपके लिए कितना मुश्किल भरा रहा? सर मेरा अभी मतलब 2018 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूपीएससी। तो अगर मेरा सफ़र की बात करूँ तो सर ये मेरे लिए काफ़ी रोमांच भरा था, क्योंकि मैंने बीटेक अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से की थी। तो जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा तो मेरे को सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन। तो सर मेरे को काफ़ी मज़ा आया मतलब स्टार्ट का। हाँ, साथ साथ में सिर्फ मज़े के साथ साथ में सर एक तैयारी भी करनी थी, मार्क्स पर ही फोकस करना था। तो सर पिछले 2-3 साल में जो सर रहा उसमें सर फैमिली का सपोर्ट रहा और दोस्तों की गाइडेंस वगैरह रही सर, तो सर रहा जिसका एक काफी सक्सेसफुल रिजल्ट भी आया। राहुल, अगर अपने चैलेंजेस को आप एक एक करके बता पाएं, क्योंकि अनुभव बेहद जानना जरूरी है, तो चैलेंजेस आपके सामने क्या क्या थे? आपने कब तय किया था कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और आगे बढ़ना है, जिले का नाम रोशन करना है, अपने परिजनों का नाम रोशन करना है? सर जो चैलेंजेस थे मेरी लाइफ में वो था कि एक ग्रामीण क्षेत्र से आने के बाद एक थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल में आना, और क्योंकि सर वहाँ पे साइंस की एजुकेशन भी थोड़ी कम होती है, इसलिए उन बाधाओं को पार करना, और फिर जैसे आईआईटी में जाना। और उसके बाद सर आईआईटी में जब अपने 4th ईयर में था मैं, तब जाके सर मैंने दिमाग में ठानी थी कि यूपीएससी करनी है। हालांकि मेरे पिताजी और दादाजी का तो ये पहले से ही सपना था जी। पर सर जब मैं ड्यूरिंग माय 3rd ईयर सर मैं फ्रांस गया था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो सर वहाँ पे मैंने एक डेवलपमेंट गैप नोटिस किया था वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया के बीच में। तो सर जो सपना था और मेरे पिताजी और दादाजी का, और मेरे को लगा कि एक सिविल सर्विसेज एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो नेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो सर वहीं से मैंने ठाना कि सर अब तो सिविल सर्विसेज में ही जाना है, और उसी का सर आज ये रिजल्ट है। जी शैली राठी जी, अब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे भी संवाद कायम करना चाहेंगे। शैली जी, आपके लिए कितना भरा ये मुश्किल भरा सफर था? क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? चूंकि आपने खुद इस तरीके से बताया कि 4 असफलताओं के बाद 5वीं दफा में आपको सफलता प्राप्त हुई है, तो ये 4 बार असफलता जाहिर सी बात है कि किसी को भी भीतर से तोड़ कर रख देगी, और एक जो उम्मीद की जो किरण होती है, जो लौ होती है, उसको भी कहीं ना कहीं ठंडा कर देती है। लेकिन 4 असफलताओं के बाद भी एक 5वीं बार एक बार फिर से कोशिश करना, इस उम्मीद के साथ कि अब की बार मैं जरूर उत्तीर्ण होंगी, तो ये किस तरह की वो भावना भीतर पनप रही थी? किस तरह के वो चैलेंजेस को सामना करते हुए आप आगे बढ़ते रहे? सर 4 जो असफलताएं मिली सर, कहीं ना कहीं ये भी है सर, उसने एक अच्छा इंसान भी बनाया। जब असफलताएं आती है, कठिनाइयां आती है, तभी पता चलता है कि आप उन चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सर इस चीज में मेरी मोटिवेशन को हाई रखने के लिए और वो हौसला बनाए रखने के लिए मेरे घर वालों और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ था सर। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहा है सर पूरी प्रिपरेशन में, मेरी बहन और मेरे पेरेंट्स। तो सर मेरा पूरा
माना सर कि 4 बार मैं फेल हुई, बट हर बार मुझे उठाने वाले हाथ सर काफी थे, जिनका यकीन मेरे ऊपर कभी नहीं टूटा। तो सर मुझे पता था कि काफी लोग हैं जिनकी आस मेरे ऊपर है और जिनका यकीन हमेशा मेरे ऊपर बना रहा। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही सर मुझे लगा मैं बार बार उठ पाई और बार बार ये प्रयास दे पाई। चौथे अटेम्प्ट के बाद सर थोड़ा एक बार लगा था कि छोड़ दिया जाए क्या अभी, बट सर फिर वही उसके बाद मम्मी पापा भाई बहन घर वालों से बात करके वो चीज रिजॉल्व हो गई और अभी फाइनली सर फिफ्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो सर उनकी मेहनत और मेरी मेहनत है जो कि अभी ये परिणाम मुझे मिला है। तो सर हर चीज सही होती है अगर अंत सही होता है। तो सर कोई मलाल नहीं है इस चीज का कि 4 बार नहीं हुआ, सफलता मिली, वो सबसे बड़ी खुशी है सर। जी, और ऐसे वो क्या मोटिवेशन थी, ऐसे वो क्या कोट्स थे जब अपनी सुबह की आप शुरुआत करती थी तो आपके जहन में घुमरती थी कि मुझे एक बार और प्रयास करना है? हालांकि इस दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण हैं, हमारे समाज में भी ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो अपने आप को भीतर से मोटिवेट करते हैं, भले जितनी मर्जी परेशानी आए, जितनी मर्जी मुश्किलें उनके सामने आए। आपने भी कुछ इस तरह का ही काम किया, तो ऐसे क्या मोटिवेशन कोट्स थे जो आपको भीतर से जगाए रखते थे? सर मेरे लिए एक कोट था सर कि होप इज द लास्ट थिंग दैट एवर लॉस्ट, कि मतलब हौसला और आपको होप हमेशा लाइफ में रखनी चाहिए। ठीक है, आज चीजें सही नहीं है पर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद चीजें सही हो जाएंगी। तो सर वो एक था जो कोट हमेशा मुझे मोटिवेट करता था कि होप लूज नहीं करना है कभी भी। ठीक है, अभी दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमेशा एक होपफुल रहना फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी चीज है सर, जो कि हमेशा सबको रहना चाहिए। कठिनाइयां सबके जीवन में आती है सर, किसी का जीवन ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें कठिनाइयां किसी ने देखी ना हो सर। जी, अब राहुल से भी हम उनका अनुभव जानना चाहेंगे। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए वो क्या मोटिवेशन थी जो लगातार आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही थी, और सबसे बड़ी बात ये कि परिजनों का कितना सपोर्ट था, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का कितना सपोर्ट मिल रहा था? सर अगर मोटिवेशन की बात की जाए तो सर जो दादाजी और पिताजी का सपना था सर, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था सर। और साथ ही साथ में मोटिवेशन ये भी था कि इस सिविल सर्विसेज जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो मेरे को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने का मौका मिलेगा। तो सर ये काफी ज्यादा मोटिवेशन था मेरे लिए। और सर परिजनों का सपोर्ट तो मैं मतलब शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता सर। कभी कभी जब जैसे मेरे पहले अटेम्प्ट में जब मैं इंटरव्यू स्टेज के बाद फाइनल लिस्ट में जब नाम नहीं दिखा मेरे को, तो थोड़ा सर सेल्फ बिलीफ मेरा कम हुआ था। पर सर मेरे माताजी पिताजी और चाचा जी हुए, मेरे भाई बहन हुए सर, सर मेरे खुद से ज्यादा सर उनको मुझ पे यकीन था सर। वो बोले कि अरे क्या हुआ, ये तो पहला ही अटेम्प्ट है, उसमें भी तो इंटरव्यू स्टेज तक गया। तो सर हमेशा ही वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखते थे मेरे लिए। और सर उसी की वजह से सर हमेशा ही मैं एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता था अपने परिवेश में, और उसी का नतीजा है कि सर हमेशा ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सर ये एक फ्रूटफुल रिजल्ट आया। जी राहुल, आपका ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए, व्यक्तियों के लिए थोड़ा इतना संसाधन नहीं होते, इतने साधन नहीं होते, और जिस तरह के हमारे आसपास का वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं भीतर से थोड़ा बहुत डिमोटिवेट जरूर करता है। लेकिन ऐसे में वो क्या हम ऐसी स्थिति माने जिसकी वजह से लगातार आप आगे बढ़ने की कोशिशें करते रहें, और भीतर एक ऐसी आस जगी रही, उम्मीद जगी रही, लौ की किरण जगी रही कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही थी, उसके बावजूद कि आप ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, आसपास का वातावरण थोड़ा इस तरह का होता है? यस सर, सर मैं गांव घिराई का निवासी हूं सर जी। और ये आपने बात सही कही कि सर एज कम्पेयर टू हमारे शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी ही संसाधनों की कमी होती है जी। और सर यही एक थोड़ा मोटिवेशन का भी काम किया। हालांकि मैं नहीं मानूंगा कि मेरे माता पिताजी ने कोई संसाधन की कमी रखी मेरे लिए, जो भी उपयुक्त संसाधन की जरूरत थी मेरे को उन्होंने वो प्रोवाइड किया। और ये मेरे लिए मोटिवेशन का भी काम था सर। अगर एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर लड़का अच्छी रैंक लेकर आए तो वो सर एक रोल मॉडल इफेक्ट भी क्रिएट करता है आगे के यूथ के लिए। तो सर उम्मीद है कि सर मेरी ये जो सक्सेस होगी ये आखिरी नहीं होगी मेरे गांव के लिए,
और आसपास के इलाके के लिए। मुझे उम्मीद है कि सर युवा और भी आगे आएंगे मेरे क्षेत्र से। और मेरी तो सर 76वीं रैंक है। उम्मीद करता हूँ जैसे प्रदीप मलिक ने हमारे हरियाणा के भाई ने पिछली बार रैंक 1 निकाली थी जी, तो सर मुझे उम्मीद है कि सर आगे जाकर मेरे क्षेत्र से कुछ और भी बढ़िया रैंक आएंगी। 76 से तो बहुत ज्यादा बढ़िया। जी। शैली, आपसे एक चीज जरूर जानना चाहेंगे, चूंकि आपने 4 अटेम्प्ट पहले किए थे, 5वें अटेम्प्ट में आपको सफलता हासिल हुई है, तो 4 अटेम्प्ट में से ऐसा वो कौन सा पल था, ऐसा वो कौन सा समय था जिस अटेम्प्ट में आपके जहन में इस तरह के सवाल घूम रहे थे कि नहीं बस अब मुझसे नहीं हो रहा, ये बहुत हो गया, और कुछ ऐसी डिमोटिवेशन वाली वातावरण भी आपके सामने पनप रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो 4 अटेम्प्ट जिसमें आपको असफलता मिली, तो ऐसे में क्या ऐसा वो पल था, कौन सा वो समय था जिसमें आपको लग रहा था कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना? सर मेरे 4th अटेम्प्ट के बाद जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था सर, उसके बाद मुझे लगा कि अब ये छोड़ देना चाहिए मुझे। जी, वो एक सबसे बड़ा लोवेस्ट पॉइंट था मेरी लाइफ के लिए जब मैं 4थे अटेम्प्ट में भी प्री क्लियर नहीं कर पाई थी। मैंने 2 महीने तक कोई पढ़ाई नहीं की। मैंने छोड़ दिया था सर, 2 महीने तक मैंने छोड़ दिया था कि अब मैं नहीं करूंगी, ये चीज शायद मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैंने गलत रास्ता चुन लिया है, मुझे ये फीलिंग आई थी सर उस टाइम पे। बट सर 2 महीने के बाद फिर से बैठ के सोचा इन सब चीजों के बारे में, तो वही चीज सर, एक होता है कि सपना होता है आपका नहीं, आपके घर वालों का, गांव का, हर लोगों का सपना आपको जुड़ा होता है। तो उस चीज को देखते हुए सर मैंने दोबारा से अपनी तैयारी शुरू की 5वें अटेम्प्ट के लिए। और जब मैं 5वां अटेम्प्ट देने गई तो सर मैं ये सोच के गई थी कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा इस परीक्षा में, इसके बाद में ये परीक्षा में नहीं बैठूंगी अगर मेरा नहीं हुआ तो। अगर मेरा सर प्री क्लियर नहीं होता तो मैं प्रिपरेशन छोड़ चुकी होती। बट सर वही घर वालों की मेहनत, मेरी मेहनत और भगवान की दया से सर प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ। अभी परिणाम है जो सर वो अच्छा रहा है, 308 में खुश हूँ अपनी रैंक से, बट इसको और अच्छा करने का प्रयास मैं करूंगी अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि आपके पिताजी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ आए थे, तो ऐसे में शिफ्टिंग के बीच में कुछ प्रॉब्लम सामने आई हो जिस वजह से आपकी पढ़ाई में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा हो? सर हम ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में शिफ्ट किया था मम्मी पापा ने सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए। जी, उस दौर में सर हम स्टार्टिंग में रेंटेड घर में रहते थे जी, और थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतें आती थी सर, जैसे हर परिवार के साथ होता है सर। तो वो फाइनेंशियल दिक्कतें आई थी, बट मेरे घर में सर एक ये चीज बहुत क्लियर थी कि मेरा काम है पढ़ाई करना, पापा मम्मी का काम है मेरे को वो चीजें प्रोवाइड करना जो उस चीज में मुझे हेल्प करे। तो वो एक प्रेशर सर, फाइनेंशियल प्रेशर हो चाहे वो सोसाइटल प्रेशर हो, वो कभी मेरे तक वो पास ऑन नहीं किया गया मम्मी पापा की तरफ से। उनको जो दिक्कतें थी सर वो अपने लेवल पे सॉल्व करते थे, मेरी सारी जरूरतें टाइम पे पूरी होती थी। मुझे कभी ये चीज फील नहीं हुई सर कि उनकी तरफ से 1% भी कहीं पे कमी नहीं रही मेरी प्रिपरेशन या मुझे सपोर्ट करने में। मैं लड़की होते हुए उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि शायद कोई और पेरेंट नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा मुझे एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया और सिर्फ ये बोला था उन्होंने मुझे कि आप, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी जो दिक्कतें आएंगी वो फैमिली एज अ होल बैठ के सॉल्व कर लेंगी, तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। सर दिक्कतें आई थी बट वो चीज कभी एज प्रेशर मेरे तक कभी ट्रांसफर नहीं हुई सर। तो सबसे बड़ी चीज यही थी कि मुझे वो प्रेशर फील नहीं हुआ कभी भी इस चीज का, ये करना है और घर में ये दिक्कतें हैं तो मुझे कैसे उनको सपोर्ट करना है, वो दिक्कतें सर कभी मेरे तक पास ऑन नहीं हुई। जी, मतलब जो मुश्किलों का दायरा था वो एक दायरे तक सीमित था, आपके तक ये चीजें बिल्कुल छू तक नहीं पाई थी, जिस वजह से एक बड़ा मोटिवेशन भी आपको मिल रहा था, ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी ये चीज। और चलिए ये भी जानकारी आपके बारे में सामने आ रही है कि बीटेक में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन आपने इसके साथ साथ ये कैसे तय किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में या फिर यूपीएससी का एग्जाम मुझे क्लियर करना है? सर मेरे चाचा हमेशा मुझे बोलते थे कि मेरी बेटी डीसी बनेगी जी, तो वो एक चीज हमेशा मेरे माइंड में रहती थी। लेकिन सर भाई आप बीटेक कर लेते हो तो लगता है कि आप एक सिक्योर जॉब ले लो। जी, वहाँ पे सर
जो फाइनल पुश मुझे इस एग्जाम के लिए दिया गया था वो मेरे मामा जी ने दिया था, बेटा ट्राई करो, अगर होगा तो अच्छा है, वरना जॉब तो कभी भी कर सकते प्राइवेट सेक्टर में अगर करनी है तुम्हें तो वो फाइनल पुश सर मुझे मिला मेरे बीटेक के सेकेंड ईयर में मेरी फैमिली की ही तरफ से कि प्रयास करो, ये परीक्षा क्या है इसके बारे में जानो, क्योंकि सर मेरे परिवार में आज तक किसी भी पीढ़ी में गवर्नमेंट जॉब नहीं रही है जी। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत लिमिटेड नॉलेज थी इस चीज की एग्जाम क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए कि मैं खुद ये देखूं कि एग्जाम क्या है, क्या इसकी डिमांड है और मैं कैसे इसको फुलफिल कर सकती हूँ। उनको यकीन था कि सर मैं कर लूंगी, हमेशा से उनके मेरे ऊपर ये यकीन ही है शायद जो सर मुझे 5 अटेम्प्ट तक सस्टेन करवा पाया, और ये सफलता सर मेरी नहीं है उनकी है, पहले मेरी बहुत बाद में है सर। जी, हमारे साथ राहुल देव भी जुड़े हुए हैं। राहुल देव, आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी छात्र को, किसी विद्यार्थी को अगर यूपीएससी क्लियर करनी हो, वो अपने दिमाग में, अपने जहन में अगर इस तरह की मानसिकता लेकर चलता है कि मुझे यूपीएससी जरूर क्लियर करनी है, तो वो 5 ऐसे या फिर 4-5 ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पर उसको खरा उतरना बेहद जरूरी है, तभी वो यूपीएससी क्लियर कर सकता है? तो जो 4-5 फैक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एक्सपीरियंस के लिए जो इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, वो है कि पहला, आप एग्जाम को समझिए कि यूपीएससी ने किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, उसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन की आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करनी है, थोड़ी जो ट्रिक्स होती है प्रीलिम्स वगैरह में, तो वो काफी जरूरी होगी। पहले आपको एग्जाम को समझना चाहिए। दूसरा है एक ऑलमोस्ट 1 to 1.5 years की एक फोकस स्टडी, तो डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से कम कीजिए, वो काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा। डिस्ट्रैक्शन चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या कुछ और हो, ताकि आप हर रोज 8 से 8 घंटे की ऑलमोस्ट एक अपना स्टडी रूटीन बना सके। थर्ड इज द डिसिप्लिन, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हमेशा ही 8 घंटे तो ऑलमोस्ट निकालने पड़ेंगे अपनी स्टडी के लिए। तो मान लो कि फैमिली में शायद कुछ फंक्शन वगैरह आ गया या आप बीमार पड़ रहे हो, उस टाइम में भी सर हमेशा कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें, ताकि सर आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हो तो आप एक फील करो कि हाँ आज मैंने कुछ नया सीखा है, दैट आई एम अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे। फोर्थ, इस तरह अपने आप को ऐसे लोगों से घेर रखिए जो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हो। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो हमेशा एक जो डीमोटिवेशन आती है उसको हमेशा से किनारे पे रखिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हर दिन की शुरुआत कीजिए। तो सर मैं मानता हूं कि इसके अलावा एक गाइडेंस और थोड़ा हार्ड और स्मार्ट वर्क की क्या कुछ चाहिए इस एग्जाम के लिए और उन रिसोर्सेज को जुटाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अगर आप ये सब करेंगे तो अवश्य ही आपको सर यूपीएससी में सफलता मिलेगी। जी राहुल, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आपने साझा किए हैं और इन फैक्टर्स पर अगर कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी खरा उतरता है तो परिणाम आपके सामने होगा। बस ये है कि आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, मेहनत करें, जुनून होना चाहिए और आपके आसपास एक मोटिवेशन वाला माहौल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो परिणाम पूरे देश के सामने होता है और परिजनों के सामने भी होता है। राहुल, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, इसको लेकर हमने बात की कि वातावरण जिस तरीके का होता है, संसाधन कम होते हैं, थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोरोना काल के भीतर एक छात्र को अगर पढ़ाई करनी हो, जब सब चीजें, पूरा जो तमाम सेक्टर है उनका बंटाधार हो रहा हो, हर तरफ कोरोना की चर्चा हो रही हो और कोरोना काल में सब चीज एक तरह से कहें तो सीमित होती जा रही थी, तो कोरोना काल में आपने किस तरह से पढ़ाई की और इस कोरोना काल में, संकट काल में आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? तो जी हाँ, आपने ये सही बात कही कि सर जो कोरोना काल था वो एक काफी ही चैलेंजिंग टाइम था, ना कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए बल्कि शहरी क्षेत्र के लिए भी। जी, जहाँ तक सर मैंने जिस तरीके से को यूटिलाइज किया सर, मैंने इसको एक वरदान के रूप में लिया। जी, कोरोना से जस्ट पहले ही हमारा रिजल्ट आया था, जो मेरा फर्स्ट टर्म में क्लियर नहीं हुआ था, तो सर मैंने देखा जब मेरी मार्कशीट वगैरह आई कि कुछ एरिया है जहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो वही सर जो कोरोना ने एक्स्ट्रा टाइम दिया सर मेरे को, तो उन क्षेत्रों पे सर मैंने अपना इम्प्रूव करने की फोकस की। साथ ही साथ
सर हमने देखा कि कोरोना टाइम में हमारी सोसाइटी में डिजिटलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ा है। अगर हम देखें तो मोबाइल फोन जो लोग यूज करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे कि सर मेरी माताजी संस्कृत की टीचर हैं, तो उन्होंने भी सर और हरियाणा सरकार ने भी नई नई चीजों को खंगोला कि कैसे हम शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा सकते हैं। इस कोरोना काल में व्हाट्सएप ग्रुप यूज किए गए, इनोवेटिव यूट्यूब वीडियोज वगैरह उठाए गए, टीचर्स की ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया गया उसको, ताकि हम डिजिटल रिसोर्सेज को यूज कर सकें। तो सर यही चीज मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था सर, कि हमने ये इंश्योर किया कि एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। हालांकि कुछ हद तक डिस्टर्ब हुई है, पर फिर भी सर हमने मेरे हिसाब से फिर काफी सफलता हासिल की। जी शैली राठी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए वो क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से लगातार आपको भीतर से मोटिवेशन मिल रही थी। अगर कोई छात्र विद्यार्थी आपके देखता है आपकी तरफ तो एक भीतर से एक मोटिवेशन जागती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे आपके संदर्भ में, आपके दृष्टिकोण में ऐसे क्या 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम यूपीएससी उत्तीर्ण कर सकते हैं, और किसी भी छात्र को, किसी भी विद्यार्थी को इन 5 फैक्टर्स पर खरा उतरना बेहद जरूरी है। सर पहला तो कंसिस्टेंसी, कि आपको पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है 8 घंटे, 14 घंटे 20 घंटे की पढ़ाई नहीं मांगता है सर एग्जाम। आप हर रोज पढ़े, 8 घंटे पढ़े, शिद्दत से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, उसमें सर ऊपर नीचे नहीं करना है। दूसरा, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देखना, समझना कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उसका आंसर कैसे करोगे, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको देखना बहुत जरूरी होता है। थर्ड, अपने रिसोर्सेज को बहुत कम रखना है। मार्केट में सर बहुत सारी, हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। आप हर एक मटेरियल को ना उठाते हुए एक ही चीज पे स्टिक करें और उसी को बार बार रिवाइज करते हुए उसको स्ट्रॉन्ग करें अपने एरिया को, और जो वीक एरिया है उस पर थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर ले। तो ये चीज एक पता होना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को बहुत कम करते हुए बार बार उसकी रिविजन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो, आप किस माइंड फ्रेम से जाते हो वो भी बहुत जरूरी होता है। उस दिन आप डरोगे तो अंदर परफॉर्म करोगे, लेकिन अगर उस दिन आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे। और कॉन्फिडेंस आता है आपकी पूरी तैयारी के थ्रू। अगर आप प्रोसेस में खुद से ईमानदार रहे हैं, बैठ के पढ़ना हो, तो वो दिक्कत कभी नहीं आएगी सर कि आपको ये चीज दिखे कि शायद मैं और कर लेता। ईमानदारी से पढ़ाई करना और अच्छे से एग्जाम देना, सही माइंडसेट के साथ, ये ना सोचते हुए कि रिजल्ट क्या रहेगा उस टाइम पे, वो जो 2 घंटे 3 घंटे आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पे ये ना सोचते हुए सिर्फ अपना बेस्ट करने की कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। और फिर जैसे राहुल ने भी बताया, मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हमेशा आपके लिए प्रेरणा हो सकती है। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो वो एक होलसम एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा अपने लिए कि आप इस परीक्षा में 1 साल 1.5 साल की परीक्षा ये मांगती है मेहनत, उसमें आप अपने आप को अच्छे माइंड फ्रेम में रह के अच्छे से तैयारी कर सके। तो सर मेरी तरफ से एक यही एडवाइस रहेगी। जी शैली जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, दिल्ली की कोचिंग आपने छोड़ी, फिर आपने दोस्तों का साथ लिया, दोस्तों के साथ आप पढ़ती रही, तो दिल्ली की कोचिंग छोड़ने के बाद दोस्तों का साथ मिलना और उनके साथ पढ़ाई करना, क्या वातावरण इस तरह से बन पा रहा था, माहौल इस तरह से बन पा रहा था? क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो ज्यादातर यही विश्वास करते हैं कि अलग अलग तरह के कोचिंग सेंटर खुले होते हैं, हम वहां पर जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमारा स्केड्यूल खुद ब खुद बन जाएगा, प्लानिंग हम करने लगेंगे। सर कोचिंग सेंटर का रोल इस तैयारी में बहुत लिमिटेड रहेगा। अगर आपको गाइडेंस की कमी है तो आप कोचिंग सेंटर जाइए, आप उनसे पूछिए एग्जाम के बारे में, बाकी चीजों के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं सर कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देती है, जैसा उसकी वर्किंग है उसकी वजह से। लेकिन सर हर कोचिंग ऐसी नहीं है, कुछ कोचिंग है जो अच्छे से लोगों को हेल्प करती है। तो वो जो स्टूडेंट है उसका खुद का एक वो रहेगा डिसीजन कि वो कौन सी कोचिंग में जाना चाहता है। सर मेरे लिए कोचिंग से ज्यादा मेरे दोस्तों का साथ
और उनके साथ बैठ के पढ़ाई करना और उनका जो सपोर्ट था वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वो इस परीक्षा में थे तो उनको पता था कि ये क्या डिमांड कर रही है, कैसे चीजों को अप्रोच करना है। हम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में भी काम करते थे कि जी उसने वो चीज अच्छा किया है तो आप भी कर सकते हो। तो वो चीज एक हेल्दी कंपटीशन फ्रेंड्स के बीच में होना बहुत जरूरी होता है सर। और वो आपकी कमियां आपको बता पाएंगे क्योंकि वो सेम प्रोसेस में गुजर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों का साथ, अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है सर इस प्रिपरेशन में। बिल्कुल। शैली जी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ राहुल देव भी जुड़े हैं। राहुल देव, आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय को लेकर, एक पहलू को लेकर बात करना चाहते हैं। आप आईआईटी करके फ्रांस में गए, वहां पर नौकरी करने लगे, लेकिन भारत वापस लौटे तो आपने यूपीएससी का मन बना लिया। तो ये किस तरीके से आपने तय किया? और इसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आपके माता पिता अध्यापक हैं, आपके जो दादा हैं वो सूबेदार पद से रिटायर हैं। तो ऐसे में घर में एक अलग अलग फील्ड होना, एक आर्मी में एक सूबेदार, एक साथ में माता पिता हो, अध्यापक हैं, लेकिन आप आईआईटी करके फ्रांस गए लेकिन वापस लौटे तो यूपीएससी का मन बना लिया। ये किस तरह की मोटिवेशन थी भीतर? चलिए, राहुल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि शैली राठी जी जुड़ी हुई हैं। शैली राठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी जो यूपीएससी क्लियर करने का सपना भीतर पाले रखता है, उसके लिए जानना बेहद जरूरी है, खास तौर पर उस अनुभवी व्यक्तियों से जिन्होंने ये यूपीएससी उत्तीर्ण की है, क्लियर की है। तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्लानिंग किस तरह की रहती थी, आपकी पढ़ाई का टाइमिंग क्या से क्या रहता था, स्केड्यूल क्या रहता था, ताकि वो छात्र जान सके जो आपकी तरफ आपको देख रहे हैं, आपके इस मोटिवेशन से खुद भीतर मोटिवेशन पैदा कर रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग, आपका स्केड्यूल किस तरह का रहता था? टाइम शेड्यूल मुझे ये पता था सर, मुझे 10 घंटे हर रोज पढ़ना है। ये मैं फिक्स करके नहीं बैठती थी सर कि मुझे सुबह पढ़ना है या रात को पढ़ना है। वो डिपेंड करता था सर कि मैं किस माइंड फ्रेम में हूँ उस टाइम। अगर मुझे लगता है कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकती हूँ तो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करती थी। अगर मैं देर रात तक करती थी तो वो करती थी। मैं हमेशा 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ती थी। 3 घंटे सुबह पढ़ाई किया, फिर उसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे फिर से एक और स्लॉट निकाला, फिर ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे, और फिर रात को 1 घंटा सोने से पहले रिविजन। तो सर ऐसे करके मेरी जो हर रोज की पढ़ाई रहती थी वो 8 से 10 घंटे की रहती थी, थोड़ा ऊपर नीचे कभी, लेकिन वो सर रहता था हमेशा कि इतना हर रोज करना है। मैं अपने सामने क्लॉक रख के बैठती थी जिसमें मैं देखती थी कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की है। अगर वो एक दिन थोड़ी कम रह गई तो सर अगले दिन मैं कोशिश करती थी कि वो गैप जो है वो फिल हो जाए। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले लिस्ट बना देती थी कि कौन कौन सी चीजें आज मुझे पूरे दिन में कवर करनी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपने स्लॉट्स को डिवाइड करते हुए अपनी पढ़ाई करती थी जी। और वो कौन से ऐसे टॉपिक थे, कौन से ऐसे विषय थे, कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें आपको लगता था कि इसमें ज्यादा महारत हासिल करनी जरूरी है, क्योंकि जो 4 असफलताएं हैं वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आड़े आ रही थी? सर ये एग्जाम का सिलेबस बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो आपको हर चीज पढ़नी होती है, लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ पे सक्सेस रेट आपका ज्यादा रहेगा। तो सर उस केस में पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट जो था सर, मुझे लगता था वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिससे कुल मिला के फ्री में ऑलमोस्ट 50 से 55 क्वेश्चन आते थे। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स जो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप अच्छे से कीजिए। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हर किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर मेरे लिए मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया नहीं था, तो मैं उसमें सर एवरेज रहने की कोशिश करती थी कि बिलो एवरेज ना जाऊं। अगर एवरेज भी रहूंगी तो भी मैं अच्छा कर पाऊंगी एग्जाम में। तो अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हुए आप टाइम डिवाइड कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देंगे। जी, शैली जी आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ एक बार फिर से राहुल देव जुड़ गए हैं। राहुल देव जी के साथ उनके परिजन भी उनके साथ है, माता पिता उनके साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले राहुल देव जी के माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हरियाणा न्यूज की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, कि आपके
बेटे ने आपको गौरवान्वित कराने वाला ये पल दिया है, महसूस कराया है कि बेटा हर कुछ कर सकता है, बेटियां भी हर कुछ कर सकती है। तो हम राहुल देव जी के माता पिता से जानना चाहेंगे, चूंकि आप अध्यापक हैं, तो ऐसे में आप राहुल ने जो परीक्षा उत्तीर्ण की है, आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सर 1 मिनट, मैं अपनी माता जी को बिल्कुल बोलता हूँ। सर आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। राहुल देव जी की माता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि अध्यापक भी हैं। राहुल देव जी की आप जानना चाहेंगे कि आपके बेटे ने यूपीएससी की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है, आपके भीतर किस तरह की खुशी है, क्या आपके दिलो दिमाग में चल रहा है? सर मेरे अंदर तो इतनी खुशी है कि बहुत, एक माँ जो है उसको बयान ही नहीं कर सकती अपने शब्दों में। और मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि जो मेरे बेटे ने किया है वो और भी बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, मेरे गांव के भी, मेरे प्रदेश के भी और मेरे देश के भी। इसी तरह से जो जैसे मेरे बेटे ने इतनी मेहनत से इस मुकाम को या इस उपलब्धि को हासिल किया है, वो और भी बच्चे आगे बढ़ते रहे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। हमारे प्रदेश की बेटियों ने भी बुलंदियों को छुआ है। मेरे जैसे 5वीं रैंक है वो भी अपने हरियाणा की बेटी की है, 11वीं रैंक भी अपने हरियाणा की बेटी की है और 51वीं रैंक भी अपने हरियाणा की बेटी की है और उसके बाद मेरे बेटे की है। तो मुझे बहुत ही खुशी है, अपनी बेटियों पर भी नाज है और अपने बेटे पर तो देखो बहुत ही नाज है कि मेरे बेटे ने जो है 76वीं रैंक, बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है। तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। जी माता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि हर एक माता और पिता का ये सपना होता है कि उनका बेटा बाहर जाए, विदेश में जाकर पढ़ाई करे और बाहर अच्छी खासी नौकरी करे, तो ऐसे में आपके भीतर क्या कभी ये सवाल पनपा कि बेटा विदेश में है, फ्रांस में है, आईआईटी करके वो गया है, तो ऐसे में क्या कुछ मोटिवेशन मिल रही थी? राहुल देव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल देव, आपसे जानना चाहेंगे, आईआईटी करके आप फ्रांस में गए, फ्रांस से फिर वापस लौटे, यूपीएससी आपने क्लियर की, इसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे वहां से लौटने के बाद आपने किस तरह की प्लानिंग की थी, किस तरह से आप स्केड्यूल अपना बनाते थे और तैयारियों को करते चले गए और परिणाम पूरे देश के सामने है? सर मैं फ्रांस गया था 4 महीने के लिए जी। इट वाज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। उनकी यूनिवर्सिटी कुछ लोग यहाँ पे आते थे, हमारी यूनिवर्सिटी कुछ लोग वहाँ पे जाते थे ताकि एक अच्छा माहौल बने पढ़ने का जी। सर हाँ, जब मैं फ्रांस गया सर वहीं से सर मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया था कि सिविल सर्विसेज में आना है। तो सर जब मैं फ्रांस गया तो मैंने देखा कि एक डेवलपमेंट गैप है सर जो वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया के बीच में है। तो सर सिविल सर्विसेज वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस गैप को कम करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। तो सर वहीं से मैंने ठान लिया और मेरे पिताजी और दादाजी, चाचाजी वगैरह का सपोर्ट हमेशा था ही कि हमारा बेटा सिविल सर्विसेज में जाए, आईएएस ऑफिसर बने। तो सर उसके बाद ही जब मैंने ठाना तो और फिर एग्जाम के बारे में समझा कि क्या कुछ चाहिए, मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसी के हिसाब से सर कुछ पिछले जो टॉपर्स वगैरह थे सर उनकी बातें वगैरह सुनी और अपना एक शेड्यूल अरेंज किया कि हर दिन 8 घंटे टाइप पढ़ाई कर सकूं मैं। और सर उसी का परिणाम है सर ये इस बार जी। राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने यूपीएससी की परीक्षा से कितने समय पहले अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी? सर मेरी ग्रेजुएशन 2019 में हुई है, उसी साल मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरी जो तैयारियां स्टार्ट हुई सर वो 2018 में स्टार्ट हुई। तो पहले अटेम्प्ट से सर 1 साल पहले तैयारियां स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट में थोड़ी तैयारियां धीमी थी, जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया तो सर मैंने अपनी तैयारियों को भी उतना ही तेज किया, तो उसी के हिसाब से सर पढ़ाई की। राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। आपको एक बार फिर से हरियाणा न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत गौरवान्वित करने वाला महसूस जो पल है अपने माता पिता को दिया है, अपने जिले को दिया है और देश को दिया है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया
जुड़ने के लिए और अनुभव साझा करने के लिए।